हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो है डिस्कशन करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का जो नाम है ये है कि पर्सनल फाइनेंसिंग प्लानिंग एंड बजटिंग हम जो है किस तरीके से करें। हम इसमें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो है अगर आपके एस्पिरेशंस को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, जैसे कार खरीदना है या कोई हाई वैल्यू आइटम अगर आप उसको खरीदना चाह रहे हो तो किस तरीके से हम उसको करेंगे। और उसमें जो हम बजट जो है हम मान के चल रहे हैं कि अभी एक एग्जांपल की आपकी जो सैलरी जो है वो 1 लाख रुपीज पर मंथ है, तो उसके हिसाब से आपको किस तरीके से जो है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को जो है स्पेंड करना चाहिए। तो ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस जो है मैं आपको बता दूं, पर्सनल फाइनेंसेस जो है ये एक बहुत बड़ा टर्म है। ये एक इंडिविजुअल के कितनी उसकी फैमिली मेंबर है, क्या उसके जो है फ्यूचर में उसके क्या टारगेट्स हैं, फ्यूचर में जो है वो किस किस को वो वैल्यू देना चाहता है, किस किस तरीके से जो है अपने वो फ्यूचर के टारगेट उसने सेट करे, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम एक बेसिक बात करेंगे कि एक जनरल लेवल पे कि अगर किसी की 1 लाख रुपए सैलरी है तो उसको अपने एक्सपेंसेस को किस किस तरीके से जो है सेट करना चाहिए और किस किस तरीके से जो है वो सेट करके जो है अगर वो अपने एक्सपेंसेस को करेगा तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है वो जा सकता है। तो पहला जो है हम जिस टॉपिक के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि एसेंशियल एक्सपेंसेस। अभी एसेंशियल एक्सपेंसेस क्या है? एसेंशियल एक्सपेंसेस का जो है हमने यहाँ पे 50% का जो है वो कोटा रखा हुआ है। तो 50% मीन्स अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो 50,000 के आसपास में। तो हमने हमारा ये कहना है कि जो आपके ऐसे एक्सपेंसेस हैं विच यू कैन नॉट मूव, जो आपको करने ही करने हैं, तो वो 50% के आसपास में रहना चाहिए। 5% अप एंड डाउन जो है वो किसी में भी चलेगा। तो 50% का 5% अप एंड डाउन आप इसको कर सकते हो, बट आइडली जो आइडल रेशियो जो है इसके बीच में आपका रहना चाहिए। इसमें जो आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, जो मैक्सिमम लोग जो है वो नहीं करते हैं, जो भूल जाते हैं या फिर वो सोचते हैं कि शायद ये हमारे साथ में नहीं होगा, वो रहता है इंश्योरेंस का पार्ट, विच इज हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। ये दो जो इंश्योरेंस है ये मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी आप इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, कहीं पे एसआईपी कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेंस करने से पहले सबसे पहले जो आपके अकाउंट में से जो आपका सैलरी जब क्रेडिट होती है उसमें से जो डिडक्ट होना चाहिए उसमें से दो चीजें होनी चाहिए। एक तो हेल्थ इंश्योरेंस और एक जो है टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हैं, जिसमें कि अभी आप अगर इंडिविजुअल हैं या अभी आपका पार्टनर है तो वो सारे इंक्लूड रहते हैं, उसमें बच्चे वगैरह सारे इंक्लूड रहते हैं। तो ये जो है ये आज के टाइम के हिसाब से एटलीस्ट जो है वो 10-20 लाख का कवरेज जो है मेरे हिसाब से जो है वो रहना चाहिए इसमें आपका हेल्थ इंश्योरेंस में। इसके अलावा जो है टर्म इंश्योरेंस, जनरली जितनी भी आपकी जो एनुअल सैलरी है, जैसे मान के चले कि अभी यहाँ इस केस में जो है आपकी एनुअल सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए में जो है आपका करीबन करीबन 1.5 से 2 करोड़ का जो है वो टर्म इंश्योरेंस आइडियली होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में जो है आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली जो है हमको 60 ईयर से ऊपर का प्रीमियम नहीं चूज करना, मतलब उसका जो टाइम जो है 60 ईयर से ऊपर नहीं चूज करना है। इसका सबसे मेन रीजन यही है कि जैसे जैसे आप 60 ईयर से ऊपर का चूज करते रहेंगे आपका प्रीमियम बढ़ेगा। और टर्म इंश्योरेंस का मतलब ये रहता है कि इन केस जो है अगर आप ना रहें तो आपकी फैमिली जो पीछे जो रह गई उसको सपोर्ट करने के लिए जो है उनके पास में कुछ फंड चल जाए। तो 60 ईयर्स इज अ गुड टाइम। 60 ईयर्स तक जो है आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपकी फैमिली जो है एक स्टेबल जगह में पहुंच जाती है, बच्चे अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद में अगर जो है एक मेन अर्निंग पर्सन अगर अवेलेबल ना हो तभी भी जो है उनकी जो लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। तो टर्म इंश्योरेंस जो है हमको जो है अपनी जो सैलरी जो है आपका जो ईयरली जो आपका जो पैकेज बनता है करीबन करीबन जो है, अगर मैं 1 लाख के आसपास की अगर मैं बात करूं तो अपना कितना बन गया 12 लाख का पैकेज। तो मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 20 के आसपास में जो है आपको टर्म इंश्योरेंस जो है वो लेना है। मतलब 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 और 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 20, इतने के आसपास का आपको जो है वो कवरेज लेना है टर्म इंश्योरेंस में, जो कि करीबन करीबन जो है जैसे मैंने आपको बताया 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का जो रहता इस तरीके से रहता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ये सबसे आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए बिफोर बाइंग एनी होम, बिफोर गिविंग रेंट और एनीथिंग एल्स। ये सबसे जो है मेन जो है आपको ये लेना ही लेना है। ये जो है दो एक्सपेंस आपको करने ही करने हैं और ये आपके एसेंशियल एक्सपेंस का जो है वो पार्ट रहेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं तो आज ठीक हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों बाय करूं, मैं जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है नहीं बाय करूंगा। बट ये सडन होते हैं, यू नेवर नो कि कब जो है आपको जो है कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी जो है कोई आपको कोई बीमारी लग जाए। तो जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो आपका स्टार्टिंग का जो सेविंग्स जो है 5 से 6 लाख रुपए, तो आपका जो है अगर आप किसी आईसीयू एनआईसीयू में जाते हो तो आपका 5-6 लाख रुपए तो आपका जो है विद इन 1 वीक की एक्सपेंस
हो जाता। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस दोनों जो है वो होनी चाहिए, और इसमें किसी भी तरह की मिक्सिंग नहीं करनी है। कोई भी LIC कोई भी दूसरी तरह की पॉलिसी को हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के साथ में जोड़ना नहीं है, उसको जो है मर्ज नहीं करना है कि मैंने ऐसा कोई LIC ले लिया जिसमें टर्म इंश्योरेंस इंक्लूड है, वो आपको हमेशा ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। इसलिए प्योर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है और प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस जो है मैंने आपको बता दिया है कि वो जो है आपको 60 ईयर्स से ऊपर का नहीं लेना है, 60 ईयर्स के ही आपको लेना है, ताकि आपको उसका जो है प्रीमियम भी ठीक पड़े। ये जो डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, जितनी आपकी कम एज होगी उतना आपका टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होगा वो कम होगा। तो जितनी जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस आप चूज करते हैं लेना, उतना है जो है आपके लिए वो कम प्रीमियम रहता है और उतना बेटर रहता है। दूसरा जो है हाउसिंग में जो है जनरली जो है 15 to 20% का जो हमने इसमें एलोकेशन करा है। मींस अगर आपकी 1 लाख है तो 15 से 20 हजार रुपए जो है आप इसमें खर्च कर सकते हो। इसमें जो है या तो आप जो है इसमें रेंट में रहो, या तो आप जो है अगर आपने जो है घर खरीदा हुआ है और उसकी जो अगर आपको EMI देनी है, तो वो जो EMI जो है वो आपकी 15 से 20 हजार के ऊपर का नहीं होना चाहिए। आपका 15 से 20% के रेशो के ऊपर जो है ये एक्सपेंस आपका नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है 5 to 10% हम देते हैं यूटिलिटीज को। यूटिलिटीज में जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपको जो है आपके वाटर के एक्सपेंसेस हैं, आपको गैस का खर्चा है, आपका इंटरनेट है, आपके मोबाइल्स हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आपका जो है जितने भी ये जो एक्सपेंसेस जो है ये आपका जो है 5 से 10% मीन्स 5,000 to 10,000 रुपीज जो है ये आपका एक्सपेंस यहाँ पे इसमें कवर हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में जो है ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स, ग्रोसरीज जो हमारे रोजमर्रे की चीजें होती हैं, जितने भी आपका खाना है, फूड्स है, ऑयल्स है, आटा है, चावल है, ये सारी चीजें जितने भी जो आप डेली कंज्यूम करते हैं उसका जो बजट जो है आपका 10 to 15% जो है वो होना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो वो 10 से 15 हजार के बीच में ये सारे आपके मंथली एक्सपेंस जो है ये हो जाने चाहिए। तो दोस्तों ये तो ऐसे एक्सपेंस थे विच यू कांट चेंज, जो आपको करने ही करने हैं। चाहे वो जो अगर आपकी कम सैलरी 50 हजार है तो हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस कम हो जाए। रेंट जो है जो हम 20 हजार का ले रहे हैं वो आपका 10 हजार हो जाए। जो आपका यूटिलिटीज जो हम 10 हजार ले रहे हैं वो 5 हजार हो जाए। करेक्ट। तो वो आपकी सैलरी के हिसाब से डिवाइड होगी। तो ये जो है हमने 1 लाख के हिसाब से पकड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है मेरे हिसाब से एटलीस्ट 30% का जो है वो आपको रखना है, विच इज 30,000 जो है आपको हर महीने अपने अकाउंट से जो है इन्वेस्टमेंट की तरफ डालना है। हमारे इंडिया में जो है सबसे बड़ी इशू ये है कि हम सेविंग तो करते हैं बट वी डोंट डू इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है। सेविंग मीन्स कि आपने 30,000 रुपए रखे और उसको अपने अकाउंट में रख लिया, वो आपने 10 साल बाद भी अगर आपने निकाला तो वो आपका पैसा जो है वो डिफ्लेट हो गया। क्यों? क्योंकि जो कल जो आपको चीज जो है आज जो आपको 100 रुपए की चीज मिल रही है, कल जो है वो 10 साल बाद में वो 200 रुपए की मिलेगी। क्योंकि क्या हो गया? इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम जो ये इन्फ्लेशन का जो पार्ट है हम इसको बीट करते हैं और इसमें कुछ छोटा सा हम अल्फा जनरेट करते हैं इन्वेस्टमेंट करके, ताकि जो है जो हमने आज जो सेविंग कर रखी है वो इन्फ्लेशन के कारण जो है वो नीचे ना आ जाए और हमारा जो पैसा जो है उसमें कुछ ना कुछ हमें जो है एप्रिशिएट होकर ही मिले, हमें उसमें कुछ ना कुछ अल्फा मिले, कुछ एडिशनल पैसा जो है हमारा जमा हो जाए। तो इसको भी हमने जो है डिवाइड करा हुआ है। इमरजेंसी फंड को हमने 5% लिया हुआ है। इमरजेंसी फंड जो होता है वो क्या होता है कि कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती है, तो वो 3 से 6 महीने का जनरली जो है हम रिजर्व जो है वो रखते हैं और हम उसको कहते हैं कि जनरली आपकी जो मंथली सैलरी है, अगर यहाँ इस केस में जो है आपकी मंथली सैलरी क्या है लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए मतलब कि मैं मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ 6 मंथ्स का अगर हम रखेंगे तो 6 लाख रुपीज का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो कि आप स्टार्टिंग में अगर आपका नहीं है तो आप 5% कंट्रीब्यूट करके चल सकते हो, या तो आप ये जो पूरा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो 30,000 जो है वो पूरा का पूरा जो है आप हर महीने जो है इसी में डालो। आप 1 साल तक जो है कोई इन्वेस्टमेंट मत करो। 12-3 36 लाख 3,60,000 हो जाएगा, तो उसके बाद में जो है आप उसको 5% कर दो, रेस्ट चीजें जो है आप उसको स्टार्ट कर सको। ये देखो ये आपकी इच्छा है कि आप इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकते हो। ये मैं आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से होना चाहिए। इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिटायरमेंट सेविंग प्लान जो है वो उसमें 5% आपको डालना है। 5% जो है करीबन लाख रुपए के हिसाब से जो हम 5,000 के आसपास का जो है ये फंड रहता है। इसमें जो है आपके पास में PPF का ऑप्शन है, NPS ऑप्शन है और अदर रिटायरमेंट प्लान्स हैं। इसमें जो मेरे हिसाब से जो सबसे जो बेस्ट है दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम। तो नेशनल पेंशन स्कीम में अगर आप जो है 5% अगर आप डालते हो करीबन 5,000 रुपए, तो 12 पंजे 60,000 रुपए जो है आपका सालाना यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट हो जाती है। और ये जो है आपको जो ये जो 60,000 है इसमें से मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50,000 रुपीज की है। तो हर साल आप 50,000 रुपीज एडिशनल टू जो भी आप इनकम टैक्स में सेव कर रहे हो
उसके अलावा जो है एटीसी में जो है आप इसका एडिशनल बेनिफिट भी ले सकते हो फॉर टैक्स सेविंग। तो एनपीएस जो है दोस्तों वो जरूर करिए, ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन प्लान है। अगर आप जो है इस एनपीएस में जब आप इसमें चूज करते हो तो इसमें भी आपको जो है एलोकेशन का आता है कि आप किस तरीके से आप इसको एलोकेट करना चाह रहे हो। तो आप उसमें भी जो है मेरे हिसाब से आप जो है 75% जो है वो आप शेयर मार्केट में जो है मार्केट लिंक प्लान में डालिए। उसके बाद का जो अपार्ट फ्रॉम 75% जो रहता है वो आप जो है जो भी डेट फंड या जो भी चीजें रहती हैं उसमें डालिए। उसमें एचडीएफसी का मेरे हिसाब से जो एज पर स्टडी करा हुआ है एचडीएफसी का जो है वो बेस्ट है। तो आप एचडीएफसी के प्लान जो है वो तीनों में चूज कर सकते हो, आइदर इट इज फॉर स्टॉक, आइदर इट इज फॉर अदर टू प्लान्स। मैं एनपीएस की बात कर रहा हूँ स्पेशली। इसके बाद में जो है दूसरा जो है 20% मीन्स हर साल 20,000 रुपया जो है आपको वो डालने हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में। अगर आप जो है इनिशियल लेवल पे अगर आप जो है तो म्यूचुअल फंड में डालिए, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जो है आपको किसके थ्रू डालना है, एसआईपी के थ्रू, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने 20-20 हजार रुपए डालने हैं, तो इस 20,000 को भी आप जो है वो तोड़ सकते हो। म्यूचुअल फंड आपको कौन सा लेना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड जो है आपको हमेशा जो है वो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मतलब कि इसमें जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप में जो है वो दे दें। ये आप जो है प्योरली अपने जो आपका जो भी म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है आप उसको दे दें कि आप जो है आपकी मर्जी है कि आप जो है इसको कितना परसेंट आप इसमें जो है लार्ज कैप में रखना चाहते हो, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में। तो मल्टी एसेट्स फंड में जो है आपको ये डालने चाहिए म्यूचुअल फंड में अगर आप इनिशियल स्टेज पे हैं। तो अगर जो है आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है कि मैं स्टॉक की एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि कौन सी कंपनीज किस वैल्यूएशन पे अच्छी हैं, मुझे जो है अभी जो है इस स्टॉक की वैल्यूएशन मुझे अच्छी लग रही है, आने वाले टाइम में ये जो अपना जो म्यूचुअल फंड जो है इससे मैं बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर पाऊंगा, तब जो है आप स्टॉक में जो है वो आइए, आप उसको स्टडीज करिए। तो आप ये देखिए कि म्यूचुअल फंड से जो आपकी एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए वो 10 से 15% की होनी चाहिए। वहीं पर स्टॉक में अगर आप इंडिविजुअली करते हैं और अगर आपका अच्छा होल्ड हो जाता है तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन जो है वो 15 से 20% तक भी जा सकती है फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप जो है इसको करते हो तो। इसके अलावा जो है गोल्ड जो है वो काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। गोल्ड में भी जो है अभी जो है रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने जो है गोल्ड का जो है गवर्नमेंट का जो है प्लान जो आता था एसजीबी गोल्ड करके वो अभी बंद कर दिया। अदरवाइज एसजीबी जो गोल्ड जो था वो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट था इसमें इन्वेस्ट करने का। अब जो है आप गोल्ड ईटीएफ का जो है वो आप ले सकते हो, गोल्ड 20 करके जो है इसका ईटीएफ आता है। उसके ईटीएफ में जो है मंथली जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो भी आपका कंफर्ट जोन है, इस 20,000 में से जो है कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ जो है डायरेक्ट स्टॉक में, कुछ जो है गोल्ड में, ये आप खुद अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। गोल्ड भी जो है एक लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो 9 से 10% का जो है अच्छा रिटर्न आपको देता है, जो कि इन्फ्लेशन को काफी अच्छे तरीके से बेट करता है और कुछ ना कुछ आपको इसमें अल्फा भी जनरेट करके देता है। बॉन्ड्स जो होते हैं, कई कंपनीज जो है अपने बॉन्ड्स वगैरह निकालते हैं, वो भी 10-11 में आपको जो है बॉन्ड्स वगैरह में मिल जाता है। लेकिन इसमें ये रहता है कि आपको हर साल जो है आपकी चर्निंग रहती है, आपको निकालना है, डालना, निकालना, डालना है। तो वो सारी चीजें रहती हैं, वो आपके कंफर्ट जोन के ऊपर आप डेफिनेटली इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे बॉन्ड्स भी अवेलेबल हैं काफी। और आपको ये हमेशा चेक करना है कि बॉन्ड्स जो है आप टॉप 50 इंडिया की जो भी टॉप 50 कंपनीज है उसी का ही जो आप बॉन्ड लें। अपने जो आपका हार्ड अर्न मनी है उसमें बहुत ज्यादा आपको बॉन्ड के लिए रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो है अभी हमने में डिस्कस कर लिया। एसेंशियल्स एक्सपेंसेस विच इज 50%, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट विच इज 30%, 80% आपका जो है इन दोनों में चल गया, ठीक है। इसके अलावा जो है स्कूल एक्सपेंसेस एंड डेट रिपेमेंट, ये जो है देखो एडिशनल है। ये 10% मैंने लिया हुआ है। कहीं जो होंगे ऐसे होंगे जिनके जो है बच्चे वगैरह हैं जो स्कूल जा रहे हैं, और कहीं का ऐसा होगा कि इन्होंने कहीं जो है कुछ ना कुछ डेट लिया होगा, कोई कभी उन्होंने कहीं जो है कुछ ओकेजन कर लिया होगा, कहीं पे कुछ कर लिया होगा, तो उनकी डेट की जो रिपेमेंट जो है वो आपको अपना 10% का रखना है और अपने डेट को एज सुन एज पॉसिबल जो है फिनिश करके जो है इसको, ये जो फंड है इसको भी आप जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में आपको डालना है। या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो देन डेफिनेटली ये तो फिर आपका एक्सपेंस हो ही जाएगा। स्कूल एक्सपेंसेस जो है वो 10% विच इज 10,000 के आसपास में जो है आपको अपने बच्चे के जो है एक्सपेंस वगैरह जो है स्कूल एक्सपेंस का फीस होना चाहिए। देखो ये भी कोई, ये जो है एक जनरल थंब रूल है। कभी हो सकता है कि आपके बच्चे की जो फीस जो है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, 6-6 हजार की भी फीस है, तो हो सकता है 12,000 हो, 7-7 हजार हो, 14,000 हो, तो आपको ये एक्सपेंस करना। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्कूल भी फिर उसी हिसाब से चूज करें कि जो 10% के आपके ब्रैकेट में रहे। 10 से 15% हो जाए, 15% से ऊपर जो है मेरे हिसाब से ये एक्सपेंस नहीं जाना चाहिए। अगर आप जो है लाख रुपए कमा रहे हो तो 15% मीन्स
15,000 जो है आप इसमें खर्च कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी अगर ऐसा लगता है कि आप जो है बच्चे की एजुकेशन को बिल्कुल एक हाई लेवल पे रखना चाहते हो, तो 20% से ऊपर तो ये एक्सपेंस जो है कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो 10 to 20% जो है आप इसमें रख सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था, ±5% जो है हर जगह में आप अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से जो आप उसमें चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है आ जाता है लाइफ स्टाइल एक्सपेंसिस, कि हम जो है देखो हम कमा रहे हैं तो हमें जो है हैप्पी भी रहना है, हमें लाइफ भी इंजॉय करना है, हमें टूर में भी जाना है, हमें जो अपने दोस्तों के साथ में बैठ के गैदरिंग भी करनी है, हमें न्यू ईयर भी इंजॉय करना है, हमें सारे फेस्टिवल्स भी इंजॉय करना है। तो इसके लिए आपके पास में रहता है 5 से 10 हज़ार रुपए हर महीने। अगर आप इसको पूरे साल में अगर 10,000 के हिसाब से जोड़ लेते हो तो 1,20,000 रुपये हो जाता है, जो कि एक काफी अच्छा अमाउंट है जो आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर खर्च कर सकते हो। आपको जो है गर्मियों में गर्मियों के कपड़े लेने हैं, ठंडियों में ठंडियों के कपड़े लेने हैं, अपनी सारी फैमिली के लिए लेने हैं, अपने दिवाली आएगी तो आपको फिर कपड़े लेने हैं, मिठाइयाँ लेनी है ना। आपको जो है बहुत सारी चीजें जो है आपके सब्सक्रिप्शंस वगैरह हैं, आपको ओटीटी में एंजॉय करना, आपको ट्रैवल करना है, साल का एक साइड में आपको जो है वो प्लानिंग करनी है, मूवीज वगैरह देखनी है, डाइनिंग आउट करना है, एंटरटेनमेंट करना है। तो कोई भी आपकी जो एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो 5 to 10% जो है आप इसमें खर्च कर सकते हो ऑफ योर मंथली इनकम विच इज 5,000 to 10,000 रुपीज। अगर आप जो है आपको ये सारी चीजें प्लान करके चलना पड़ेगा कि अगर आपको साल में जो है एक अच्छा ट्रैवल बनाना है जिसमें आपको 50 से 60 हज़ार खर्चा हो जाता है, तो आप 5-5 हज़ार रुपए जो है आप हर महीने इसमें सेव करके चलो कि 12 पंजे 60 हज़ार रुपए जो है आपके पास में आगे, तो आप जो है उसका एक छोटा सा जो है घूमने जा सकते हो। अगर आपको लंबा टूर करना है, ज्यादा वो करना, तो आप 3 साल में एक बार चल जाओ। तो ये देखो दोस्तों, आपको अगर लंबी वेल्थ क्रिएट करनी है, 30% अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में डालना है, तो कहीं ना कहीं पे दूसरी चीजों में जो है आपको सेविंग करके वहां से बचा के वहां से पैसे निकाल के जो है उसको उस बकेट में आपको डालना ही पड़ेगा। इसके बाद में जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है 5 से 10% मीन्स 5 to 10,000 रुपीज पर मंथ जो है अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में जो है आप इसको खर्च कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हमें जो है पैसे बचाने भी है और इन्वेस्ट भी करना है, लेकिन जो है एक सबसे मेन जो है लोग काफी ज्यादा जो है इसमें फोकस नहीं करते हैं। सबसे जरूरी है कि आपको जो है अपनी जो पर्सनैलिटी है, अपनी जो स्किल्स जो है उसको जो है वो एनहांस करना है। हर साल आपको ये देखना है कि मैं लास्ट साल से जो है मेरे में क्या इंप्रूवमेंट है, क्या मैंने नई चीज सीखी है, क्या मैंने नया गैदरिंग करा है जो मेरे आपके जो पर्सनल एज वेल एज आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में जो है जो आपके वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इसमें जो है कहीं आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह आप ले सकते हैं, स्किल्स वगैरह जो है गैदर कर सकते हैं, कहीं सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कहीं एक्टिविटीज कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी पार्ट ऑफ लाइफ है, जो जिसमें जो है आप 5 से 10 हज़ार का एक्सपेंस जो है आप इसमें भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कर सकते हैं। अब जो है एस्पिरेंट लोगों के लिए कि देखो मेरे को तो 1 लाख रुपए सैलरी है, मेरे काफी दोस्तों के पास में कार भी है, तो मेरे को कार लेनी है। तो देखो दोस्तों, इसमें से जो है आपको इन्वेस्टमेंट का जो है पोर्शन छोड़ के आप बाकी में से कहां से आप बचा सकते हो, चाहे वो आप अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंस में से बचा लो, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में से बचा लो, चाहे जो आप अपने डेट जो रिपेमेंट का जो हमने रखा हुआ है उसमें से बचा लो, और वहां से आपको बचा के एटलीस्ट आप जो है 20% ऑफ योर प्रीमियम कार का जो आप देना चाहते हो वो आपको सेव करके चलना है। तो इसमें का जो रेशियो है, गोल्डन रेशियो की जो हम बात जो करेंगे 24-10 है। इसका मतलब ये है कि 20% जो है आपको एटलीस्ट डाउन पेमेंट करनी है। ये आपको जो है अपने इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन में से नहीं छेड़ना है, रेदर देन उसके आप जो है क्या सेव कर सकते हो, ये आपको 20% पहले जो है आपको सेव करना है। 20% ऑफ योर डाउन पेमेंट ये आपको सेव करना है। 4 ईयर का लोन जो है ये एक अच्छा लोन माना जाता है। इससे कम अगर आप जल्दी खत्म कर सकते हो दैट इज वेरी गुड। अगर आप जो है ये 20% डाउन पेमेंट के थ्रू अगर 100% अगर आप पैसे उसको देके जो है कार ले सकते हो देन दैट्स वंडरफुल। अदरवाइज जो है 4 साल से ऊपर का जो है आपको टर्म नहीं चूज करना है। 20% मिनिमम डाउन पेमेंट देना ही देना है, और 10% ऑफ मंथली इनकम जो है वो आपकी लिमिट है कि अगर आपकी सैलरी जो है वो 10 लाख रुपए है, ओ सॉरी 12 लाख रुपए है, मींस ईयरली 12 लाख है और 1 लाख रुपए आपकी सालाना है, तो 10% मींस 10,000 से ज्यादा जो है आपकी ईएमआई का बर्डन आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। इसमें जो है फिर आपकी ईएमआई हो जाएगी, फ्यूल एक्सपेंस हो जाएगा, मेंटेनेंस हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको नोट डाउन करना है। इसमें ±5% जो है वो आप कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे हिसाब से जो है आप उसको मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप जो है 10 लाख रुपए की अगर आप जो है वो कार लेते हो, तो 10 लाख रुपीज का कार लेना इसका मतलब कि ये आसपास में जो है आपका 10,000 रुपए का जो आपका जो है वो प्रीमियम ही चल जाता है हर महीने में। तो ये भी सारी चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। तो कार प्राइस जो है ये आपका जो है अगर आपकी 12 लाख का पैकेज है तो 8 to 10 लाख रुपीज जो है वो आपका कार का बजट होना चाहिए। इस बजट से जो है आगे आपको नहीं जाना है, अनटिल एंड अनलेस की
आपको जो है ये लगे कि मेरे पास में थोड़ा ज्यादा पैसा है, कहीं से मेरे पास में पैसा आया हुआ है, कहीं से मेरे पास में फंडिंग है, कहीं मेरे पास में एडिशनल पैसा पड़ा हुआ है, उसको जो है आप इसमें यूज कर सकते हो। बट ये आपका एक लिमिट है कि 8 से 10 लाख रुपए के बजट से ऊपर आपको नहीं जाना है। ईएमआई जो जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 से 15,000 रुपीज के बीच में जो है आपकी रहनी चाहिए, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। आपका चाहे वो ईएमआई हो, फ्यूल हो, मेंटेनेंस हो, ये सारी चीजें जो है इसमें रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैंने आपको पूरा जो है वो तरीका बता दिया कि आपको जो है किस तरीके से जो है अपना जो फाइनेंस जो है वो मेंटेन करना है, फाइनेंशियल्स, अपने फाइनेंशियल्स को किस तरीके से मेंटेन करना है। देखो दोस्तों, ये जो है वो किसी के लिए भी जो है वो 100% सेम नहीं हो सकता। मैं ये नहीं बोल सकता कि जितने भी जो दुनिया में जो लोग हैं जो 10 दिन का जो है 12 लाख का पैकेज है, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे, तो सारे इसी तरीके से चलें। ये जो है ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन कि वो कौन सा पर्सन किस तरीके के नेचर का है, कैसे उसका हैबिट है, कैसे उसके एक्सपेंसेस हैं, कैसे उसके खर्चे हैं, तो ये सारी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये जो है ये बेस्ट केस है कि अगर आपको जो है मैं बोलूँ कि थंब रूल क्या होता है, बेस्ट केस ये होना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि ये मेरे को टारगेट अचीव करना है। अब ये टारगेट कई लोग अचीव कर पाएंगे, कई लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में जो है 30% का अपनी सैलरी में से कर ले, चाहे वो 50,000 हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 2 लाख हो, अगर उसमें से अगर वो आप 30% अगर आप एलोकेट कर पा रहे हो इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी लाइफ की आगे वाली जो आपकी जो जर्नी है उसको एक अच्छा बनाने के लिए, एक बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो ये काफी बेहतरीन है दोस्तों। और जो है अपने सेल्फ जितनी भी आपकी जो इंक्रीमेंट वगैरह जो है, सेल्फ लर्निंग जो है, आपकी सेल्फ नॉलेज जो है, इसमें जो है डेफिनेटली जो है आप कुछ ना कुछ जो है एलोकेशन डेफिनेटली करके चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीक नए टॉपिक में जो है मैं आपको फिर से मिलूंगा, नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। आप मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, अगर आप किसी स्टॉक, किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस, डीप एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं डेफिनेटली उसको जो है डीप डाइव हम जो है उसको डेफिनेटली करेंगे। तब तक के लिए जो है आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, दिस साइड मंथापा, बाय बाय।